टॉपिक अपने हैं जहाँ पे अपना ऑन पेज जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर अगर कोई डाउट है तो उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। तो एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा, हम शेयर करते हैं। सबसे फर्स्ट जो अपना आता है दैट इज अपना robot.txt। और ये एसईओ के लिए बहुत कॉमन है। इधर ये सब मतलब जब आप योस्ट एसईओ करते हो या फिर फर्दर चीजें करते हो तो ये बहुत एक्सेप्शनल केस में यूज होता है। बट हाँ, robot.txt एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो बेसिकली robot.txt होता क्या उसके बारे में हम लोग जानते हैं। robot.txt का यूज हम लोग तब करते हैं जिन फाइल्स की इंडेक्सिंग हम लोगों को क्रॉलर से नहीं करवानी होती। अगर सिंपल उसमें बात करें हम लोग, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने दो ईमेल मार्केटिंग के लेट कंसिडर या फिर दो आपने ऐसे पेजेस बनाए हैं जो कॉमन है, बट उन दोनों में से आपको किसी एक ही की क्रॉलिंग करानी है। आपने एक अपने स्टैंड बाय के लिए या फिर आपने एक स्पेयर में आपने दो ऐसे वेब पेजेस बना लिए, फॉर एग्जाम्पल ईमेल मार्केटिंग 1, ईमेल मार्केटिंग 2 करके। अब आपको एक ही पेज पे क्या करना है, ईमेल मार्केटिंग की क्रॉलिंग करानी है और दूसरे पेज की नहीं करानी है क्रॉलर की, ठीक है। तो जिस वेब पेजेस की आपके वेबसाइट में जो भी वेब पेजेस होते हैं, जिन वेब पेजेस की आपको क्रॉलर से इंडेक्सिंग नहीं करानी होती है, उनको हम लोग robot.txt में पुट कर देते हैं। robot.txt हम लोग कब यूज करते हैं कि जब आपको क्रॉलर को चाहिए कि भाई नहीं, मुझे अपने वेबसाइट में इन वेबसाइट पेजेस की इंडेक्सिंग नहीं करवानी, ना हमको इसको गूगल रैंकिंग में लेकर आना है। तो क्रॉलर robot.txt की मदद से उन पेजेस पे क्रॉल नहीं करता है। अब बात ये आती है साइट मैप और robot.txt में डिफरेंस क्या आ जाता है। तो बेसिकली साइट मैप जो होता है वो क्रॉलर को पाथ दिखाने के लिए होता है कि किन किन पेजेस की इंडेक्सिंग करवानी है। और robot.txt क्या करता है, वो क्रॉलर को ये बताता है कि आपको किन किन पेजेस की इंडेक्सिंग नहीं करनी है। जब भी क्रॉलर आपके वेबसाइट पे, जब आप गूगल सर्च कंसोल पे क्रॉलर को रिक्वेस्ट देते हो कि विजिट करो मेरे वेबसाइट पे, उस सिनेरियो में हो क्या जाता है, एक सेकेंड, हाँ, उस सिनेरियो में हो क्या जाता है कि जब क्रॉलर को आप रिक्वेस्ट देते हो कि विजिट करो मेरे वेबसाइट पे आओ और इसको क्रॉल करो, तो सबसे पहले क्रॉलर ये आइडेंटिफाई करता है robot.txt की मदद से कि किन किन पेजेस की इंडेक्सिंग मुझे नहीं करनी है। तो क्रॉलर उनको पहले ही स्किप कर देता है और फिर वो साइट मैप पे स्विच करता है कि अब मुझे किन किन की इंडेक्सिंग करनी है। robot.txt समझ में आया कि हम एक बार फिर से रिपीट करें, robot.txt और साइट मैप दोनों कि कैसे काम करते हैं क्रॉलर के लिए ये। एक बार रिपीट कर रिपीट दो। कर रहे हैं, हाँ। देखिए, robot.txt और साइट मैप थोड़ी सी सिमिलर और थोड़ी कंफ्यूजिंग है, बट स्टिल मतलब इतने भी ज्यादा वो नहीं है। देखिए, साइट मैप होता क्या है, जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे हम लोग गूगल मैप का यूज करते हैं कि वो हम लोग को रोड पे डायरेक्शन दिखाता है कि किधर टर्न लेना है किधर नहीं टर्न लेना है। सेम एज क्रॉलर को अगर अपने वेबसाइट पे पाथ बताना है, डायरेक्शन बताना है, कौन से पेजेस से स्टार्ट करना है फिर किस पेजेस पे स्विच करना है, तो उसके लिए साइट मैप होता है। साइट मैप क्रॉलर को पाथ दिखाता है जिससे कि क्रॉलर हर एक पेजेस की इंडेक्सिंग कर पाए और वो गूगल रैंकिंग में आ पाए। अब बात होती है robot.txt की। robot.txt हम लोग तब यूज करते हैं जिन पेजेस की हम लोगों को क्रॉलर से इंडेक्सिंग नहीं करवानी होती, मतलब हम लोग चाहते ही नहीं है कि वो पेजेस गूगल की रैंकिंग में आए, तो हम लोग robot.txt का इस्तेमाल करते हैं अपने वेबसाइट में। अब बात ये आती है कि क्रॉलर जब विजिट करने आता है, जब आप क्रॉलर को रिक्वेस्ट देते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल सर्च कंसोल से, तो होता क्या है, क्रॉलर सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करता है कि किन जगह पे मुझे नहीं जाना, मतलब किन पेजेस की इंडेक्सिंग मुझे गूगल रैंकिंग के लिए नहीं करनी है। तो वो पहले robot.txt पे जाता है, तो भाई वो स्किप कर देता है कि भाई इन पेजेस का मुझे नहीं करना इंडेक्सिंग। फिर वो साइट मैप पे स्विच करता है जिससे कि हमारी इंडेक्सिंग होती है। क्लियर हुआ ये चीज? कहीं पे डाउट है या कुछ भी लग रहा है तो एक बार आप लोग भी बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? नहीं तो एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए, robot.txt बेसिकली सिंपली इसीलिए बस यूज किया जाता है कि जिन जिन
पेजेस की आपको गूगल पे इंडेक्सिंग नहीं कराना होता, उस सिनेरियो में हम लोग रोबोट डॉट टीएक्सटी का यूज करते हैं। और जिन जिन पेजेस की इंडेक्सिंग करानी होती है हम लोग उस सिनेरियो में, सॉरी, उस सिनेरियो में हम लोग साइट मैप का यूज करते हैं। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अरे, आप लोग बहुत डाउन हो गए हो संडे को, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, अभी क्या है ना कि बहुत सारे जैसे अब छोटी छोटी कंपनीज तो नहीं, बट जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज एमएनसीज हैं या फिर जो मतलब नहीं होते, जो प्रोडक्ट बेस्ड है, तो वो डेली बेसिस पे उनका रोबोट डॉट टीएक्सटी का काम होता है। और ये ऐसा नहीं है सिर्फ वर्डप्रेस पे होता है, ये बेसिकली आपके जावा स्क्रिप्ट या सीएसएस बनी जो भी पीएचपी पे जो भी आपकी ये होती हैं, क्या बोलते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, उन पे भी काम होता है। क्योंकि बहुत लोग जब भी कोई आप न्यू चीजें ले आते हो और ओल्ड चीजों को आप लोग हटाते हो अपने वेबसाइट से, उस सिनेरियो में हम लोग रोबोट डॉट टीएक्सटी का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इसका एक प्लगइन है जो हम लोग इंस्टॉल करेंगे, जिसे कहते हैं वर्चुअल रोबोट डॉट टीएक्सटी। उस प्लगइन को हम लोग सिंपली इसमें डू क्या बोलते हैं, अलाउ एंड इसका यूज होता है, अलाउ एंड डिसअलाउ करके दो ऑप्शंस अपने आते हैं, इनका यूज होता है सिंपली इसमें। तो सॉरी, ऐड न्यू प्लगइन्स। और यहाँ पे वर्चुअल रोबोट डॉट टीएक्सटी। अरे सॉरी, ये वाला जो आपका है, ये वाला मल्टी पार्ट रोबोट टेक्स्ट एडिटर, ये वाला हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं रोबोट डॉट टीएक्सटी के लिए। सी कस्टमाइज रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल रिमोट कंटेंट के लिए, तो इसको हम लोग इंस्टॉल। और ये बस नेसेसरी अगर आपको लगता है तो उसके लिए है, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है। बट हाँ, कभी अगर किसी पेजेस को आपको डिसअलाउ करना हुआ तो कैसे यूज करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इस प्लगइन से। एक्टिवेट। सेम चीज इसमें भी ये है कि इस एक सेकेंड, रोबोट डॉट टीएक्सटी स्क्रोल, आपको सेटिंग्स कहाँ है, ये देखिए। जब आपका ये इंस्टॉल हो जाता है रोबोट डॉट टीएक्सटी, सी यहाँ पे आपका ये रोबोट डॉट टीएक्सटी इंस्टॉल हो गया, आपको सेटिंग्स में जाना है। और सेटिंग्स के अंदर ये देखिए मल्टीपार्ट रोबोट डॉट टीएक्सटी आपका आ जाता है। सिंपली सेटिंग्स के अंदर में आपके आ जाता है, क्लिक कर दीजिए उस पर। इसको हम लोग स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, सिंपली कुछ एक बेसिक आपको दिया हुआ है वर्डप्रेस रिकॉर्ड में कि यूजर एजेंट, जो यहाँ पे एस्ट्रिक यहाँ पे जो बन जाता है ना, बेसिकली ये आपके उसके लिए होता है जो हम लोग पर्सनली, जो हम लोग जिस चीज के लिए यूज करते हैं, जैसे हमारा डब्ल्यूपी एडमिन है, एस्ट्रिक, ये चीज हम लोग को अपने क्लाइंट को या पब्लिक में नहीं दिखानी होती है, इसलिए हम लोग वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, अलाउ एंड डिसअलाउ। मतलब वर्डप्रेस एडमिन जहाँ पे मेरा आईडी पासवर्ड मांगता है, ये कभी भी पब्लिकली मुझे शो नहीं करना है। वर्डप्रेस एडमिन मतलब ये वेबसाइट का है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे जाओगे, इसको नीचे अगर करें और इसको ये करें ओपन न्यू टैब, तो किन किन चीजों को हम लोग को दिखाना है और किन किन चीजों को नहीं दिखाना, वहां डिसअलाउ हो जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे टाइप करने की कोशिश करें इस जगह पे रिकॉर्ड में, ये तो आपका बाय डिफॉल्ट है, ये बाय डिफॉल्ट ही आपका रहेगा, बट अगर आपको पुट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे ठीक है,
यहाँ पे कस्टम रिकॉर्ड्स में आ जाएंगे और यहाँ पे हम पुट कर देंगे, एंटर मारेंगे। यहाँ पे आपको जैसे हम बता रहे हैं, अगर डिसअलाउ कभी करना हुआ तो आप कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पेज को डिसअलाउ करना है, अबाउट पेज को। अबाउट पेज का मुझे इंडेक्सिंग नहीं करवाना है रोबोट से, तो यहाँ पे हम सिंपली डिसअलाउ कोलन और उसका यूआरएल क्या करेंगे, पुट कर देंगे। कंट्रोल सी, यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे डिसअलाउ और फिर लिखेंगे कोलन स्पेस कंट्रोल वी। अब ये वाला जो मैंने डिसअलाउ कर दिया है और यहाँ पे मैंने अगर सेव चेंजेस कर दिया, ये तो लोकल होस्ट है, बट ये आपका सेम चीज आपके डोमेन होस्टिंग के लिए भी काम करेगा। सेम चीज, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो जब आप सेव चेंज कर दोगे तो ये जो मेरा आपका जो ये अबाउट का पेज है, इसकी इंडेक्सिंग नहीं होगी। अब बेसिकली इसका काम कब कब हम लोग यूज करते हैं, बेसिकली कब कब यूज हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि आपका भी अबाउट पेज बना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्रियंका की वेबसाइट है और प्रियंका की वेबसाइट अभी रनिंग में चल रही है, बट प्रियंका के कोई ऐसे पेजेस हैं जिसपे ये मेंटेन मतलब काम कर रहे हैं, बट उसके भी इंडेक्सिंग नहीं करानी है बिकॉज अभी वो मेंटेनेंस में है। उस सिनेरियो में आप उस पेज को डिसअलाउ कर सकते हो, जिससे कि उस पेज की इंडेक्सिंग ही अगर नहीं होगी, वो कितना भी लाइव दिखे बट अगर उसकी इंडेक्सिंग ही अगर नहीं होगी तो वो गूगल पे रैंक करेगा ही नहीं उस चीज को। तो उस सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जो ये आपके यहाँ पे बात हो रही थी, कहाँ गया, सॉरी, एस्ट्रिक की, ये जो ये यूजर एजेंट आप यहाँ पे देख रहे हो ना, एस्ट्रिक यहाँ पे स्टार बना हुआ है, तो ये स्टार जो होता है रिजेंबल करता है आप कौन सा, मतलब बेसिकली दो चीजों को रिजेंबल करता है, आप कौन से क्या बोलते हैं सर्च इंजन पे काम कर रहे हो और कौन सा क्रॉलर आएगा। बेसिकली गूगल पे काम करते हैं और गूगल बॉट ही आता है, तो ये जो यूजर एजेंट होता है आपके सर्च इंजन और बॉट के बारे में बताता है। ये यहाँ पे भी आपको गिवन होगा, ये है सी। तो जो जो चीजें आप डिसअलाउ कर देते हैं उस पेजेस की क्रॉलर इंडेक्सिंग नहीं करेगा। क्लियर है ये चीज कि कैसे होगा इंडेक्सिंग का, अरे सॉरी robot.txt का। नहीं क्लियर है क्या किसी को भी? मैम ये जो पेज पे आएंगे विजिटर्स तो उनको शो होगा ये? उनको शो होगा बट वो रैंकिंग में आपका हेल्प नहीं करेगा। मतलब ये ऐसा रहेगा आपका, जैसे आपका ये वेबसाइट जो ये वाला पेज है ना, जो ये विजिटर्स को होम अबाउट सर्विस सब होगा, बट इस पे आपका कोई इंडेक्सिंग नहीं होगा। इंडेक्सिंग मतलब कि अगर कोई पर्सनली इस पेज को आइडेंटिफाई करता है सिर्फ और सिर्फ अबाउट को, तो वो नहीं शो करेगा उसको। इन द सेंस कि अगर आप सिंपली लोकल होस्ट वर्डप्रेस अबाउट ऐसे सर्च करते हो ना, तो वो वहां पे नहीं विजिट करेगा इस पेज पे। तो ये बस उसके लिए है कि क्रॉलिंग रोकने के लिए होती है, सिर्फ क्रॉलिंग और रैंकिंग रोकने के लिए होती है। बाकी अगर आपका पूरा होम पेज पे अगर आपने इसको ऐड किया हुआ है तो ये आपका होगा इस तरह से, मतलब दिखाई देगा विजिटर्स को वहां पे। हाँ, अब बात आती है आपकी, एक और छोटा सा ये हो गया, अब आती है कैनोनिकल टैग। कैनोनिकल टैग में कुछ करना नहीं होता है बेसिकली, लेकिन जब आप योस्ट एसईओ प्लगइन अपने में इंस्टॉल करते हो, जब भी आप योस्ट एसईओ प्लगइन अपने में इंस्टॉल करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको कैनोनिकल टैग बन जाता है। कैनोनिकल टैग आइडेंटिफाई ये करता है कि आपका मेन यूआरएल क्या है। मेन यूआरएल से मेरे कहने का मतलब है कि जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें, हाँ आपके चैट बॉक्स में एक तरह से वैरायटी ऑफ वैसे लिखने की कोशिश करते हैं। इधर कहाँ गया चैट, हाँ, जैसे कि कैनोनिकल टैग के बारे में बता रहे हैं। कैनोनिकल टैग होता क्या है, कैनोनिकल टैग आपका बेसिकली बस ये बताता है कि आपको नहीं, इन द सेंस क्रॉलर को ये बताता है कि मेन यूआरएल क्या है। जैसे कैनोनिकल टैग में होता है कि आप लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किसी भी कंपनी को सर्च करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने सर्च, हम मेरा सर्च करने का तरीका है जैसे instituintern.com, एक ये तरीका हो गया, ठीक है, ये पहला तरीका है। तब भी हम स्ट्यू इंटर्न की ही वेबसाइट पे क्या करेंगे, रीडायरेक्ट होंगे। सेकेंड तरीका www.stewintern.com, ये .com दूसरा तरीका, ठीक है। स्टिल हम कहाँ पे रीडायरेक्ट करेंगे, स्ट्यू इंटर्न की ही वेबसाइट पे क्या करेंगे, रीडायरेक्ट करेंगे। तीसरा तरीका HTTPS, जो ऑटोमेटिकली ही आ जाता है एक तरीके से, www.stewintern.com, ठीक है, ये हो गया तीसरा। चौथे में क्या होता है, आपका पूरा एक होल, मतलब एक तरीके से चौथा नहीं लेकिन ये पूरा होल यूआरएल हो जाता है।
अब बात ये है, आप स्टूइंटर्न से जाओ, www से जाओ, या होल यूआरएल पुट करो, आप रीडायरेक्ट कहाँ हो गए? स्टूइंटर्न की ही वेबसाइट पे आप रीडायरेक्ट हो गए। ठीक है, आप कहाँ पे रीडायरेक्ट हो गए? स्टूइंटर्न की ही वेबसाइट पे क्या हो गए? रीडायरेक्ट हो गए। अब क्रॉलर, अब ये चीज एक प्रॉब्लम ये करती है, अगर आपके में कैनोनिकल टैग नहीं होता है, वैसे तो योस्ट एसईओ वर्डप्रेस आपको इजी वे देता है कैनोनिकल टैग का, अगर आप कोडिंग पे बना रहे हो तो आपको कोडिंग के थ्रू कैनोनिकल टैग डालना पड़ता है। तो कैनोनिकल टैग ये हेल्प करता है कि आइडेंटिफाई करता है क्रॉलर कि अगर कोई विजिटर आ रहा है, ठीक है, और वो इतने वेराइटीज में आपकी वेबसाइट को सर्च कर रहा है, तो हर का एक ही यूआरएल होता है। आपको कोई भी कितना भी निकनेम दे दे, बट आपका एक ही नेम होगा जो ऑफिशियल नेम होगा। ठीक है, वैसे ही ये सारों को छोड़ के वो एक ऑफिशियल नाम पे जाता है। जैसे कि अगर हम स्टूइंटर्न पे यहाँ पे गए, ठीक है, कंट्रोल यू करते हैं इसके पेज सोर्स पे जाने के लिए, कंट्रोल यू, कंट्रोल एफ, ठीक है, कंट्रोल एफ से और कैनोनिकल सी, ये वाला पोर्शन आपका। तो HTTPS, और जब भी क्रॉलर आएगा और वो इस यूआरएल को आइडेंटिफाई करेगा, कैनोनिकल यूआरएल को, तो उसको पता चल जाएगा आप जितने भी वैरायटी में इसको सर्च कर रहे थे, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे सर्च किया है, तो उनको इसी पे रीडायरेक्ट करना है। तो कैनोनिकल टैग एक रैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ऑन पेज रैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये आपका कैनोनिकल टैग होता है। तो योस्ट एसईओ में ये ऑटोमेटिकली ही बिल्डअप हो जाता है। और अगर आप कोडिंग पे कर रहे हो तो आपको कोडिंग के थ्रू कैनोनिकल यूआरएल वहां पे पुट करना होता है। और ये इसका प्रॉपर जो आप बोल सकते हो सिंटेक्स, ये प्रॉपर सिंटेक्स होता है कैनोनिकल यूआरएल का। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो भी आपका क्रॉलर आपकी वेबसाइट के नाम को क्रॉल नहीं करेगा। तो आप जितने भी वेज में इसको सर्च कर रहे हो, क्रॉलर आपको इसी पे रीडायरेक्ट करेगा, जिसे हम लोग कहते हैं कैनोनिकल टैग। तो ये आपका कैनोनिकल टैग, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आप योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल किए हो तो ये आपको ऑटोमेटिकली उसमें रहेगा ही। ये कैनोनिकल टैग में कोई ऐसा कंफ्यूजन या कुछ भी आप लोगों को, कुछ भी कैनोनिकल टैग क्या काम करता है फिर कुछ भी ऐसे में, कैनोनिकल टैग बस क्रॉलर को आपका ओरिजिनल वेबसाइट यूआरएल बताने का काम करता है। इसे मैम हम खुद ही ऐड करते हैं? अगर कोडिंग से करती है ना तो आप खुद ऐड करोगे, लेकिन अगर आप योस्ट एसईओ प्लगइन का इस्तेमाल करते हो तो आपके में वो रहेगा ऑटोमेटिकली। जैसे कि आपकी वेबसाइट थी ना प्रियंका, आपका ये वाला था ना वेबसाइट, यस मैम। ये वाला आपके में योस्ट एसईओ है ना, हाँ। कंट्रोल यू, ये देखिए आपके में है प्रॉपर यूआरएल जो होना चाहिए। तो आप जब आप योस्ट, जब ये वर्डप्रेस की अगर बात करते हैं, जब आप योस्ट एसईओ प्लगइन दे करते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपका क्या होता है, अपडेट हो जाता है। और अगर आप कोडिंग में करते हो तो आपको मैन्युअली उस चीज को, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो आप मैन्युअली क्या करते हो, उस चीज को पुट करते हो। ठीक है, शॉपिफाई के लिए सेम ही होगा? किसके लिए? शॉपिफाई। शॉपिफाई आपका वो है ना ई कॉमर्स के लिए। मतलब उसके लिए भी ऐसे ही होगा ना, सेम? हाँ 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 हाँ, मतलब ये सबके लिए सेम होता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ आपको मतलब ये सिर्फ इसके लिए बता रहे हैं। शॉपिफाई हो गया, वो कॉमर्स कर लो, वो सबके लिए, क्योंकि वो कॉमर्स तो उसके लिए भी आप एक बार के लिए इसी को यूज करोगे, योस्ट एसईओ को ही अपने उसके रैंकिंग इंडेक्स, क्या बोल रहे हैं हम भी, एसईओ के लिए, वो सब में सेम होगा आपका। अब आता है आपका जो एक लास्ट टॉपिक है आपके ऑन पेज का, जहां पे आपका ऑन पेज एसईओ कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज रीडायरेक्शन टेक्निक, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समहाउ अगर एक पार्ट है आपका ऑन पेज का, एक छोटा सा पार्ट है आपका ऑन पेज का, इस वजह से रीडायरेक्शन टेक्निक बेसिकली हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग को अपने इन फ्यूचर, मतलब ये इनिशियल लेवल के लिए नहीं होता है, बट इन फ्यूचर दो तरीका होता है। जैसे कि मानिए प्रियंका की वेबसाइट है, और प्रियंका को अपनी वेबसाइट का आफ्टर लगता है कि नहीं 5 इयर्स 10 इयर्स बाद मुझे अपनी वेबसाइट का नाम चेंज करना है, ठीक है, बट मुझे डेटा वही चाहिए, समझिएगा।
ये प्रियंका की वेबसाइट है, ठीक है, और प्रियंका को ऐसा लगता है आफ्टर 5 years कि मुझे अपने बिजनेस का नाम चेंज करना है, बट जो भी डेटा मेरी प्रीवियस वेबसाइट में वही मेरे न्यू वेबसाइट पे होनी चाहिए, बस उसका नाम चेंज हो जाए। उस सिनेरियो में हम लोग यूज करते हैं रीडायरेक्शन टेक्निक को। तो रीडायरेक्शन टेक्निक आप सेल्फ भी कर सकते हो, या फिर अगर कभी प्रॉब्लम आती है जिससे आप होस्टिंग लेते हो, मतलब आप जो जहां से भी डोमेन होस्टिंग परचेज करते हो, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, तो वो लोग रीडायरेक्शन टेक्निक इस्तेमाल कर देते हैं आपके वेबसाइट में। अब बात ये आती है कि रीडायरेक्शन टेक्निक बेसिकली अपनी दो तरह की होती है। रीडायरेक्शन टेक्निक अपनी 2 टाइप्स की होती है, आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना। एक होती है 301 रीडायरेक्शन, और सेकंड होती है आप सॉरी 310 लिख दिए, 301 है बेसिकली आपका, और एक होती है आपकी 302 रीडायरेक्शन। ये दो तरह का आपका रीडायरेक्शन होता है, ठीक है। अब ये दोनों काम कैसे करता है, पहले हम लोग 301 के बारे में सॉरी पहले 302 के बारे में डिस्कस करते हैं, बिकॉज वो थोड़ा इजी है, फिर 301 पे हम आपको प्रैक्टिकली दिखा देते हैं। 302 रीडायरेक्शन तब होता है जब कभी कभार आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी वेबसाइट पे आप जाते हो और आपको लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा दिखता है, और फिर दे देता है अंडर मेंटेनेंस करके दे देता है। कभी अगर आप लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, अगर किसी कभी भी इस तरह से कि वो लोडिंग टाइम होता है और फिर वो अंडर मेंटेनेंस कर देता है, या फिर वो कुछ ना कुछ आपको ऐसे हिंट दे देता है कि अभी ट्रैफिक की वजह से वेबसाइट आपकी रिजल्ट शो नहीं कर पा रही है। तो ये प्रॉब्लम होती है 302 रिडायरेक्शन से। बेसिकली ये प्रॉब्लम ज्यादा ट्रैफिक आने से क्या होता है कि होस्टिंग होस्टिंग क्या है, सर्वर, जैसे कि हम लोकल होस्ट पे जैम सर्वर का यूज कर रहे हैं, वैसे जो आप डोमेन यूज कर रहे हो वो होस्टिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आप गूगल पे अपनी वेबसाइट को दिखा पा रहे हो। तो होस्टिंग में कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है, ग्लिच आ जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आपके वेबसाइट पे करता है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब कुछ मिनट्स या कभी कभी कुछ सेकंड्स कुछ मिनट्स, डिपेंड की ट्रैफिक कैसा है, मतलब इसका कोई एक्यूरेट टाइम नहीं होता, बट वो बोल देता है कि आफ्टर 24 आवर्स आपका ये सही हो जाएगी वेबसाइट। तो वो वाली चीज सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग ही सही कर सकता है, जिससे आप परचेज करते हो, उसमें आप अपनी तरफ से कोई भी इनपुट नहीं दे सकते हो, स्पेशली 302 रिडायरेक्शन में। तो ये टेम्परेरी रिडायरेक्शन होता है, ठीक है, इसे हम लोग इसलिए बोलते हैं टेम्परेरी, बिकॉज अगर ये लॉन्ग टर्म पे रहेगा तो वो कंपनी ही बंद पड़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल GoDaddy है, बहुत अच्छी कंपनी है जो आपको डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है, अगर वो कभी इस तरह का उसका सर्वर डाउन पड़ गया और आपको होस्टिंग नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है कुछ दिनों के लिए फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन अगर इन फ्यूचर 0.5% अगर ऐसा हो गया तो वो कंपनी ही खत्म, मतलब आप मतलब डोमेन जो लिया तो लिया, वो तो चलिए अलग बात है, बट वो GoDaddy ही नीचे धप हो जाएगी। इसलिए होस्टिंग पे क्या होता है, ये बहुत टेम्परेरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनको पता है कि GoDaddy से बहुत लोग परचेज करते हैं डेली बेसिस पे अपने डोमेन को, कुछ लोग रीन्यू कराते हैं, कुछ लोग अलग अलग SSL लेते हैं, सारी चीजें करते हैं। सो उस सिनेरियो में होस्टिंग को अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करना होता है। बट अगर किसी की वेबसाइट पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी है, लोडिंग टाइम बढ़ने लगा है, अंडर मेंटेनेंस कहने लगा है, ये प्रॉब्लम तो वो होस्टिंग की तरफ से होती है, वो कुछ टाइम बाद वो टाइम क्या वो जल्दी ही वो ठीक कर देते हैं, उसमें हम लोग अपना कोई भी रोल प्ले नहीं कर सकते हैं। ये तो हुआ 302। अब बात आती है 301 रिडायरेक्शन की। कभी भी आप लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया होगा, पेज नॉट फाउंड का एक ऑप्शन आता है, 404 पेज नॉट फाउंड ऐसे करके भी कभी कभार आता है, मतलब एरर आती है एक पेज पे, जिसमें आपको वो पेज ओपन नहीं होता या फिर परमानेंटली वो डिलीट हो गया होता है, पेज नॉट फाउंड वाला जो एरर, उसे हम लोग कहते हैं 301 रिडायरेक्शन। उस सिनेरियो में क्या होता है, या तो उस पेज का परमानेंटली गूगल से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, या तो परमानेंटली क्या कर दिया, गूगल से रिमूव कर दिया गया है, पेज नहीं, मोस्टली ये डोमेन पे होता है, डोमेन को रिमूव कर दिया गया है, और या फिर उस डोमेन को चेंज कर दिया गया है। ये दो तरह में आपकी आती है। रिमूव कर दिया गया है तो 301 रीडायरेक्शन का तो कोई यूज ही नहीं होता, लेकिन लेकिन अगर उसका नाम बदल दिया गया है तो उसकी अलग मार्केटिंग होती है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक सेकेंड, हम इस पे जाते हैं,
और एक 2 पेजेस बना देते हैं, ठीक है, पहले अपने ही इसमें 2 पेजेस। कस्टमाइज। सैंपल के लिए मतलब उनको 2 डोमेन आप मान लेना एक तरीके से, क्योंकि डोमेन तो हम कर नहीं पाएंगे, इस वजह से हम आपको पेजेस में वो चीज करके दिखा रहे हैं। ये हो गया। और इसमें हम 2 नाम डोमेन 1 डोमेन 2 करके रख देते हैं। ये क्या हो गया? remove। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐड आइटम करके। एक का नाम डोमेन 1 और एक का नाम डोमेन 2 कर देते हैं। डोमेन 1, सॉरी 1 ऐड। और ये परमानेंट होता है, आप चाहो तो वापस इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो वो नहीं होगा इसमें। डोमेन 2। ठीक है, और इसको कर देते हैं पब्लिश। डोमेन 2 नहीं आया, सॉरी सॉरी सॉरी। डोमेन 1 डोमेन 2 पब्लिश। अभी 2 पेजेस बनाए हैं आपके। यहाँ पे जाते हैं, ये रीलोड पे करते हैं और अपने इस पे आ जाते हैं। अब देखिएगा, अभी हम लोग एक प्लगइन इसमें इंस्टॉल करेंगे जिसे कहते हैं रीडायरेक्शन प्लगइन। तो यहाँ पे प्लगइन पे जाएंगे एंड ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे रीडायरेक्शन। और स्क्रॉल स्क्रॉल, ये फर्स्ट वाला जो आपका है ना, ये वाला, इस वाले को हम लोग इंस्टॉल कर देंगे और एक्टिवेट। अब ये 301 के बारे में है सिर्फ और सिर्फ। परमानेंट कैसे करते हैं ये उसके बारे में। टेम्पररी वाला हो गया, वो सिर्फ पोस्टिंग ही सही कर सकता है, उसमें हम लोग अपना कुछ भी इनपुट नहीं दे सकते, बट इस वाले में दे सकते हैं। आप चाहो तो ये खुद से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ ना हो तो ये रीडायरेक्शन का भी प्रोसीजर आपके होस्टिंग वाले फॉलो कर सकते हैं सेम। एक्टिवेट। अब देखिए, हम लोग का ये हो चुका है इंस्टॉल। रिडायरेक्शन रिडायरेक्शन रिडायरेक्शन, ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, टूल्स पे चले जाएंगे। टूल्स से मतलब यहाँ पे आपको टूल्स का ऑप्शन मिलता है लेफ्ट हैंड साइड पे, इस जगह पे। तो स्क्रॉल करेंगे, ये टूल्स है। ठीक है, टूल्स के अंडर में ही आपको क्या मिलेगा, रिडायरेक्शन। और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। एक बेसिक सेटअप होता है, बस वो फॉलो करेंगे, और उसके बाद हमारा जिसको जिसमें ट्रांसफर करना है सोर्स से टारगेट में, उसमें हम लोग उसको रिडायरेक्ट कर देंगे 301 रिडायरेक्शन का यूज करके। स्टार्ट सेटअप। और आपको ठीक है, परमानेंट चाहिए, 404 एरर्स भी चाहिए, रीडायरेक्शन भी चाहिए स्टोरेज के लिए। कंटिन्यू, फिनिश सेटअप। हेलो हाँ बोलिए। मैम, ये जो रीडायरेक्शन है ये किस केस में, डोमेन नेम एक्सपायर हो गया या फिर चेंज नहीं हो नहीं नहीं गया? नहीं,
जब हम लोग जैसे मानिए आपका प्रियंका डिजाइनर ऐसे करके है ना आपका यूआरएल, जैसे ये आपका जो यूआरएल था, ये कब हम लोग लेते हैं? एक्सपायर के टाइम पे नहीं लेते, जब हम लोग को अपने बिजनेस का नाम चेंज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी अगर आपको याद हो, जो टेलीनॉर थी कंपनी, वो यूनिनॉर या समथिंग इसमें चेंज हो गई थी ना एक बार, अगर आपको हाँ, याद। yes, तो ma'am. उन्होंने कहते कंपनी सेम थी, उन्होंने बस टेलीनॉर से अपनी कंपनी का नाम यूनिनॉर में चेंज कर लिया था, और उनका डेटा वेबसाइट का सारा सेम था। तो उससे कहते उस सिनेरियो में हम लोग रीडायरेक्शन का यूज करते हैं, जब हम लोग को अपने कंपनी का नाम ही चेंज करना होता है। वेबसाइट पूरी सेम रहेगी, सिर्फ डोमेन नेम चेंज हो जाएगा। जी हाँ, वेबसाइट पूरी सेम रहेगी, बस नाम चेंज हो जाएगा। मैम उस केस में ऐसा कुछ है कि डोमेन नेम एक्सपायर हो जाए? एक्सपायर के लिए आपको रीन्यू कराना पड़ेगा, एक्सपायर हो जाएगा ना, आप रीडायरेक्शन कर सकते हो ना कुछ, उसके लिए तो रीन्यू तो कराना ही पड़ेगा आपको। तो मैम रिन्यू भी नहीं हो रहा? रीन्यू भी नहीं हो रहा? उसका मतलब बहुत चार्ज बता रहे हैं। अच्छा, तो चार्ज मतलब क्या क्या उसमें ऐड आप करवा रहे हो? नहीं, रिन्यू, जैसे कि मेरा एक डोमेन नेम था पहले, वो एक्सपायर हो गया, अच्छा। तो उसको मैं वापस गोडैडी से परचेज करने का वो कर रही हूँ, तो वो बहुत ज्यादा चार्जेस बता रहे हैं। तो आप उसका कोई ऑल्टरनेटिव ले लो, या तो देखिए वो दो रीजन होता है, या तो अगर आप रिन्यू कराने जा रहे हो तो उसका डिमांड बहुत ज्यादा चल रहा होगा उस नाम का, हो सकता है, दो सिनेरियो में होता है। और या फिर उसकी जो जैसे आपने पहले ही परचेज कर लिया था, वो कितने टाइम से बंद है ये तो मुझे नहीं पता, मतलब कब से आप यूज नहीं कर रहे हो रिन्यू के लिए। तो मे बी उसके मतलब कभी कभी होता है ना, नाम की भी ऊपर डिपेंडेंसी रहती है अपनी, और अगर आपका .com है कि .in है कि .org है ईडीयू, तो इस पे भी रहता है आपका, तो इसलिए डॉट चार्जेस कॉम हाई। ही है। हाँ, तो उसके लिए भी चार्जेस हाई रहते हैं, तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। Hello. मार्च में डोमेन नेम एक्सपायर हुआ था, और मैं अप्रैल में ही ट्राई कर रही थी, और उसके बाद से वो हो गई प्रॉब्लम। तो Uh, उस तो केस में मेरे को डोमेन नेम वेबसाइट ही चेंज कर तो दूं? कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप न्यू yeah. कोई भी आपको जो लेस में मिले आप उस पे करके और सेम प्रोसीजर फॉलो कर लीजिए ये वाले को। और अगर आपको लगता है कि अगर जैसे आपका पिछला तो एक्सपायर हो गया, उसको थोड़ा सा तो लाइव रहना जरूरी था, लेकिन इन केस आप उन होस्टिंग वाले से बोलिएगा कि मेरा वो जो ओल्ड वाला डोमेन है उसका नाम चेंज करके सारा डेटा आप मेरा इस पे कर दो, तो वो खुद आपको वो कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं उस चीज में। उनको मेल करेंगे तो ऐसा कर देंगे, या फिर प्लगइन्स आते हैं इसके लिए भी? नहीं, प्लगइन्स के लिए तो आप ये यूज करोगे, बट आके पुरानी वाली भी थोड़ा जिंदा रहनी चाहिए थी वेबसाइट, मतलब वो टोटली वैसी हो चुकी है, हम्म। तो इसलिए मतलब पुराने वाले को भी थोड़ा सा एक्सपायर से पहले थोड़ा सा भी उसको रहना जरूरी है लाइफ, इस वजह से। Yeah, Priyanka, I had something to say about the GoDaddy thing. यस। So, yeah, the same thing happened with me. So, I had a website and then it expired, then they were charging a lot. So, you can just contact their support and negotiate it with them. You can like negotiate a lot of amount. Like for me, they were asking like you should renew it for 10 years if you want to like renew it or pay like the massive charge. But I got it down to like renewing it for 2 years and no charge. So you can try to contact their support and just say that you couldn't pay because you didn't get a proper notice or you didn't have money at that time, and they can like lower the amount for it. ओके ओके, थैंक यू, आई विल ट्राई। Yeah, no issues. ओके, सो अब यहाँ पे रिडायरेक्शन टेक्निक्स का एक बार देख लेते हैं। जैसे डोमेन 1 को डोमेन 2 में, लेट कंसीडर डोमेन 1 पे अगर हम लोग क्लिक करें तो हमारा डोमेन 2 पे मतलब सारा डेटा डोमेन 2 पे आ जाना चाहिए एक तरीके से समहाउ। तो अभी हम क्या करेंगे, डोमेन 1 का मतलब ये मेरा सोर्स यूआरएल है एंड टारगेट यूआरएल इज डोमेन 2। तो इसके लिए कंट्रोल कॉपी, और ये हमारा सोर्स यूआरएल पे पुट हो जाएगा। सी फर्स्ट वाला अपना सोर्स यूआरएल जो आपका यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर देंगे कंट्रोल V। और सेकंड यूआरएल अपना टारगेट यूआरएल है डोमेन 2। और टारगेट यहाँ पे टारगेट यूआरएल है आपका, यहाँ पे पुट कर देंगे कंट्रोल V। अब एक चीज आती है अपनी जिसमें हम लोग को 301 रीडायरेक्शन ऑप्शन को चूज करना होता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी सेटिंग्स आपको दिखेगी ऐड रीडायरेक्ट के साइड में, सिंपली यहाँ पे ये वाली सेटिंग्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, क्लिक करके 301 रीडायरेक्शन को सेलेक्ट कर देंगे।
301 रीडायरेक्शन। जी, ऐसे तो आपके बहुत सारे एरर्स होते हैं, बट हम लोग मूव परमानेंटली वाला ले रहे हैं यहाँ पे 301 मूव परमानेंटली। एंड ऐड रीडायरेक्ट पे सिंपली क्लिक कर देंगे। आपने दो चीजें की हैं, सोर्स यूआरएल जिसको चेंज करना है, आपका टारगेट यूआरएल जहाँ पे आपका आना चाहिए, और आपका ये परमानेंटली रिमूव। मतलब मुझे डोमेन वन पे अगर कोई बार बार क्लेम, वैसे डोमेन वन तो हम हटा देंगे, बट इन फ्यूचर अगर डोमेन वन से भी कोई मेरे को सर्च करता है तो सीधे मेरे प्रीवियस यूआरएल पे ही क्या आना चाहिए, जो करंट वाला है। तो जैसे कि अगर हम लोग देखें, अगर यहाँ पे अभी सिनेरियो में आप यहाँ पे फोकस करोगे, तो अभी हम लोग होम पे जा रहे हैं, तो डोमेन वन पे क्लिक करेंगे तो डोमेन वन ही आएगा हम लोगों का। डोमेन वन पे क्लिक करेंगे तो अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ डोमेन वन ही आएगा। ठीक, लेकिन अब जब इस यूआरएल को भी आप ध्यान में रखना, इस यूआरएल को हम लोग कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी। तो इन फ्यूचर मान के चलिए कि ये कोई कंपनी का है, और यहाँ पे हम पहले इसको ऐड वो कर देते हैं, ऐड रीडायरेक्ट, अप्लाई कर देते हैं इसको। ठीक, अपना रीडायरेक्शन हो चुका है इस पे। ठीक है, अभी देखिएगा, होम पे गए, ये हमारा डोमेन वन है, मेरा टारगेट यूआरएल था डोमेन टू, तो ये अब आपका डोमेन टू पे रीडायरेक्ट करेगा। तो इससे क्या ये यूज कब होता है, जैसे कि एग्जांपल में बताया कि टेलीनॉर था वो यूनिनॉर में चला गया, तो बेसिकली वो क्यों यूज किया, देखिए टेलीनॉर एक बहुत बड़ी कंपनी है और उनके पास बहुत ज्यादा क्लाइंट्स है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है, और वो अगर न्यू वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर देंगे तो उनको उतना ही साल लगेगा जितना टेलीनॉर को बनाने में लगा था। ठीक है, तो उस सिनेरियो में इन लोग ने रीडायरेक्शन का यूज किया कि मेरा नाम बस आप चेंज कर दो, बाकी मेरा ट्रैफिक हो, मेरे डेटाज हो, वो सब मेरे कांस्टेंट रहने चाहिए, उनमें एक सिंगल मतलब डाउनफॉल नहीं आना चाहिए। तो इन फ्यूचर कोई भी अगर www.telenor.com भी सर्च कर रहा होगा, वो ऑटोमेटिकली ही यूनिनॉर की वेबसाइट पे स्विच कर जा रहा था। जैसे कि मैंने यूआरएल कॉपी किया था उसका, कंट्रोल बी सी, डोमेन वन, लेट कंसिडर ये www आपका कौन सा telenor.com करके है, अगर आप इसको एंटर करोगे ना, तो मेरी जो भी ट्रैफिक है, जो भी डेटा है, जितनी भी चीजें हैं, वो डोमेन टू पे मैंने डाल दी है, और मेरा ट्रैफिक डेटा सब कुछ मेंटेन चल रहा है। तो ये इस सिनेरियो में हम लोग रीडायरेक्शन 301 टेक्निक का यूज करते हैं। ये समझ में आया? 301 मतलब किस मतलब सिनेरियो में हम लोग किसी चीज का यूज करते हैं, कि कब हम लोग को चाहिए, जब हम लोग को अपना डेटा नहीं हटाना है, हम लोग को अपना जो भी हम लोग ने इतने टाइम से 5-6 साल से 3 साल से जो भी हम लोगों ने आज तक ट्रैफिक अपनी इकट्ठा या फिर अपने कस्टमर्स विजिटर्स को कलेक्ट करके रखा है, उनसे हम लोग को डाउनफॉल नहीं चाहिए, और अपने वेबसाइट का डेटा भी हम लोग को डाउनफॉल में नहीं लेकर आना है, उस सिनेरियो में 301 आपका हेल्प करेगा। क्लियर है ये रीडायरेक्शन आपका? नहीं क्लियर है क्या? तो यहाँ पे आपका बेसिकली ऑन पेज कंप्लीट होता है। और एक चीज और, कभी भी अगर आप लोग काम कर रहे हो किसी के लिए भी ना, तो प्लीज आप लोग HTTPS ही लेना, HTTP मत लेना सस्ते के चक्कर में, HTTPS ही आपको हेल्प करेगा। HTTP हेल्प कभी नहीं करेगा। HTTPS मतलब जैसे कि प्रियंका, मेरा तो HTTP है बट प्रियंका का HTTPS है। सी प्रियंका, ये इसे कहते हैं। तो ये आपका मतलब बेसिकली हेल्प करता है रैंकिंग में करने के लिए, बिकॉज ये आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी पे ज्यादा डिपेंडेंसी रहती है। तो यहाँ पे आपका जो है ऑन पेज कंप्लीट हो चुका है। अभी तक के ऑन पेज में कोई भी अगर प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो आप लोग बता सकते हैं, कुछ भी अगर ऐसा लगता है आप लोगों को तो। मैम ये 301 रीडायरेक्शन एक बार फिर से। रिपीट कर दे रहे हैं। तो अपने में तो वैसे बहुत सारे पेजेस हैं, अबाउट और फेसबुक और इंस्टाग्राम को चेंज कर दे, चलेगा आप लोगों को? यस मैम। अरे
सॉरी, एक सेकंड बस रुकिएगा, हम वापस से पेज अपना ओपन, एक सेकंड। वो आपको वो तो समझ में आ गया ना कि इंस्टॉल करना, मतलब प्लगइन्स में जाके इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना, वो वाली चीज। ठीक है, अभी देखिए दूसरा करते हैं हम लोग। जैसे कि ले लेते हैं फेसबुक को, ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अभी फेसबुक का यूआरएल लेते हैं और एक इंस्टाग्राम का ले लेंगे। तो फेसबुक अपना सोर्स यूआरएल है, मतलब पुराना यूआरएल है, और टारगेट जो है वो हमारा इंस्टाग्राम है। मतलब फेसबुक एक पुरानी कंपनी और इंस्टाग्राम उसका चेंज हो चुका है, तो इंस्टाग्राम को हम लोग ले लेते हैं। तो ये अपना है फेसबुक मार्केटिंग। कंट्रोल सी कॉपी कर लेते हैं इसके यूआरएल को, और अपने यहाँ पे जो ये सोर्स यूआरएल है ना, इस जगह पे यहाँ पे पुट कर देंगे। और हम लोग का टारगेट यूआरएल क्या है? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम ये, और यहाँ पे आपका ये टारगेट यूआरएल है, ये टारगेट यूआरएल, और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे कि मेरे में तो अभी ये ओपन था, लेकिन अगर आप लोगों में नहीं दिखेगा ये वाला ऑप्शन HTTP कोड वाला, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा। ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन है ना, जब आप इस पे क्लिक करोगे, इस वाले पे क्लिक जैसे ये देखिए यहाँ पे आ गया ना, अगर मान लीजिए इस तरह का आपका कुछ सिनेरियो दिख रहा होगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, इस वाले पे, सेटिंग्स पे। और जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको वो वाला ऑप्शन दिख जाएगा, ये जो आपका HTTP कोड। इसमें आपको 301 मूव परमानेंटली ही क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। और सिंपली ऐड रीडायरेक्ट पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे जो ऑप्शन आपको गिवन है, ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे आप क्या कर दो, क्लिक कर दो। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। यहाँ पे देखिए आपका रीडायरेक्शन सेव्ड यहाँ लिखा आ चुका है, आपका रीडायरेक्शन सेव्ड। अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक काम करते हैं। हम लोग ने फेसबुक यूआरएल को कॉपी नहीं किया था ना, थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी हमने, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे फेसबुक मार्केटिंग करके कर लेंगे, कंट्रोल सी। अभी देखिएगा, अभी हम लोग होम पे जा रहे हैं, और एक और तरीके में भी देखते हैं, जैसे कंट्रोल V, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फेसबुक। फेसबुक, ठीक है। ये फेसबुक का था, बिकॉज फेसबुक को ही हम लोग ने इंस्टाग्राम का सारा डेटा, फेसबुक का हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे डाल दिया है, एंटर कर दिया। ये आपका इंस्टाग्राम मार्केटिंग पे स्विच हो गया, इसे कहते हैं 301 रीडायरेक्शन। आया क्या, मतलब समझ में आपको? यस मैम। ओके, तो ये वाला आपका ऑन पेज था। ऑन पेज में इन्हीं सब पे काम किया जाता है। और रीडायरेक्शन टेक्निक मतलब ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी यूज की जाती है, जब तक कोई ऐसा सिनेरियो ना आ जाए जहाँ पे आपको चेंज। और ये पेजेस पे नहीं होता, ये सिर्फ डोमेन्स पे होता है, ये पेजेस पे कभी भी नहीं होता कि पेजेस पे आप रीडायरेक्शन करो। आप पेजेस के लिए robo.txt का यूज करो, डिसअलाउ कर दो, पेजेस को डिलीट कर दो, रिमूव कर दो, इंडेक्सिंग ही मत होने दो, आप सारी चीजें कर दो। बट ये सिर्फ डोमेन के लिए आपका होगा, और किसी चीज के लिए नहीं होगा। तो ऑन पेज में आपका जो एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जब भी आप एसईओ ऑडिट करोगे किसी भी चीज का, तो उसके लिए ही ये यूज होता है कि क्या क्या बोलते हैं आपका ये कैनोनिकल टैग है कि नहीं है आपका, साइट मैप पुट हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसे कोई रोबोट तो पेजेस हैं जिसकी इंडेक्सिंग नहीं हुई है, या फिर जो भी फर्दर पेजेस हैं आपके, रिमूव पेजेस जिसे कहते हैं। या फिर आपका जो योस्ट एसईओ में जितने भी फॉर्मेट्स अपने आते हैं कि H1 कितने हैं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन है कि नहीं है, कीवर्ड डेंसिटी कितनी पुट हुई है, क्या 1% है कि नहीं है कीवर्ड डेंसिटी, आपके पेज के कंटेंट्स कितने हैं, हर पेजेस में कौन कौन से कोर आपके कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं, ये सारे आपके एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए होते हैं। तो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए दो सबसे अच्छे प्लगइन्स प्लगइन्स कह रहे हैं, सॉरी, ये क्या बोलते हैं इसको, टूल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो एक होता है आपका स्क्रीमिंग फ्रॉग करके। अब मेरे में शायद हमने अपडेट किया था, तो मेरे में स्क्रीमिंग फ्रॉग हट गया था, बट एक बार हम देखते हैं। स्क्रीमिंग फ्रॉग अगर हुआ तो नहीं, मेरे से रिमूव हो चुका है। स्क्रीमिंग फ्रॉग करके मतलब एक आपका एसईओ का होता है, जो कि बहुत बेहतरीन है, जिसमें आप एसईओ ऑडिट पूरा कर सकते हो। और सेकंड आपका होता है एसईओ ऑप्टिमर। सेकंड आपका है एसईओ ऑप्टिमर।
और एसईओ ऑप्टिमर आपको सारी चीजें बता देता है एक तरीके से, जैसे कि एसईओ ऑप्टिमर ये वाला है आपका। तो इसमें क्या क्या चीजें आपको करनी है, सही करनी होंगी इन फ्यूचर से, अभी तो आपकी भी इनिशियल लेवल पे बट इतना कुछ नहीं, बट क्या क्या चीजें आपको सही करनी होंगी, किस किस चीजों पे ध्यान देना होगा, कहाँ पे आपकी वेबसाइट मतलब नहीं होती बिलोंग कर रही है, बेटर है कि नहीं है, कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे वो दे देता है डिस्क्राइब में, कि बिल्ड लिंकिंग, मेटा डिस्क्रिप्शन टैग्स पुट करना है, हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, सारे ऑन पेजेस की चीजें हैं सी। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे गिवन कर देता है। पेज में टेक्स्ट को बढ़ाइए, कीवर्ड डालिए, एचटीएमएल का यूज करिए, लिंक पुट करिए, लिंक में प्रोफाइल पुट करिए फेसबुक एंड लिंक्डइन की, ट्रैकिंग टूल्स को भी आप यूज करो, मतलब गूगल वो सर्च कंसोल वाले हो गए, फेविकन डालिए, फेविकन मीन्स जो ये आप देखते हो ना, ये इसे फेविकन कहते हैं, ये पुट करो, अपना पिक्स फेसबुक पिक्सल्स को पुट करो वेबसाइट के अंदर ज्यादा चीजों के लिए। तो ये आपका सारा का सारा चीजें यहाँ पे बता देते हैं। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको बता देगा यहाँ पे सी, कि टाइटल टैग में 50 to 60 कैरेक्टर्स ही होने चाहिए, लेंथ अभी आपका इतना है, मेटा में आपके कितने होने चाहिए, आपका स्निपेट मतलब जो हम लोग बनाते हैं ना योस्ट एसईओ में, मेटा टैग एंड मेटा टाइटल डालते हैं, अभी कुछ आपका इस तरह से दिख रहा है। आपके लैंग्वेज मतलब कोई थोड़ा सिंपल, और उसमें आप पुट करके देखो उस चीज को, क्योंकि आपने पुट अभी नहीं किया इस वजह से। H2 आपने एक बार यूज किया है, इन सबका इस्तेमाल अभी नहीं हुआ है आपके वेबसाइट में। बेसिक बेसिक चीजें जितनी भी हैं, ये आपके मतलब सोशल लिंक्स जो आपके होते हैं वो सब आप एक एक पेज पे अपने मतलब पेजेस में अपने पुट कर दो, अगर आपके जो जो है, मतलब ऐसा नहीं इससे सारे दिए तो सारे, मतलब सोशल लिंक्स आप पुट कर दो वहां पे अपने वो वाली चीज को। इमेज एट्रीब्यूट्स ने कैनोनिकल टैग है, देखिए यहाँ पे ग्रीन टिक आपके में लग चुका है, ठीक है। robot.txt योस्ट एसईओ फाइल आपने प्लगइन इंस्टॉल किया होगा, तो ऑटोमेटिकली बेसिक योस्ट एसईओ वाले में robot.txt अपडेट आपका हो चुका है। आपका HTTPS साइट के अंदर जो जो चीजों पे है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एनालिटिक्स के लिए आपको गूगल एनालिटिक्स, मतलब कोई अगर आप कैंपेन रन कर रहे हो उसके लिए गूगल एनालिटिक्स का भी कोड अपने इसमें डाल दीजिए, जिससे और बेहतर वो क्या कर सके, काम कर सके आपके लिए, आपका यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दे देता है। डोमेन स्ट्रेंथ, क्योंकि न्यू है आपकी वेबसाइट तो इतना कुछ नहीं है, बट डोमेन स्ट्रेंथ और अच्छा होगा, पेज स्ट्रेंथ भी और अच्छा आपका होगा। तो ऑप्टिमाइजेशन किसी कोई भी कंपनी अगर आप एसईओ के लिए अप्लाई करो, कोई बोलते हैं मेरे वेब पेज का आप ऑप्टिमाइज करके दो, एसईओ ऑप्टिमर सबसे बेस्टेस्ट प्लेटफॉर्म है किसी भी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, क्योंकि वो आपको ब्रीफ में सारी चीजें दे देता है। और जो जो भी ड्रॉबैक्स हैं आप उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करो, आप प्रिपेयर कर सकते हो, मतलब वर्ड में करके या पीडीएफ में करके आप उसको कर सकते हो, जैसे सैंपल में एक कंपनी का किया था तो वो हम आपको दिखा देते हैं। ये और एसईओ ऑप्टिमर इसलिए होता है बिकॉज यही जो कमी आपकी एसईओ ऑप्टिमर निकालेगा, यही आपको डेली बेसिस पे एसईओ पे करनी होती है सी, ऐसे आपको रिपोर्ट रेडी करनी होती है इस तरह से। तो मुझे ये 9 ड्रॉबैक्स दिखे, स्पीड काफी स्लो थी, लोडिंग टाइम ज्यादा था, मोबाइल फ्रेंडली बिल्कुल भी ढंग से नहीं काम कर रहा था मोबाइल पे, यूजेबिलिटी में इंप्रूवमेंट चाहिए बिकॉज पेजेस अच्छे से हो नहीं पा रहे तो लोगों को समझ में भी नहीं आएंगे, जो मैंने फाइंड आउट किया था। फ्रेंडली लिंक्स, मतलब थोड़ा सा फ्रेंडली लिंक्स ऐसे रहिए जो रिमेम्बर रहे उस चीज को, इतना डिफिकल्ट नाम मत रख दो कि किसी को याद ही ना रहे, तो उस तरह से फ्रेंडली लिंक्स होनी चाहिए, जो पेजेस है उससे रिलेटेबल। कोई किसी में भी आपका ऑल टैग नहीं डला था, कीवर्ड कंसिस्टेंसी नहीं थी, मतलब कुछ जगहों पे आपका जो कीवर्ड्स को अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, जैसे H1 H2 H3 H4 H5 को यूज करने पे वो ढंग से नहीं था उनका उस तरह से। फिर H1 टैग एक ही होना चाहिए, उनके में थोड़े ज्यादा थे, डिस्क्रिप्शन थोड़ा ज्यादा एक्सीड हो चुका था, और टाइटल थोड़ा सा स्मॉल था, बट एटलीस्ट इतना 60 मतलब 45 तक में आना चाहिए उनका, बिकॉज टाइटल में उन्होंने सिर्फ कारवा लिखा था, उनको थोड़ा सा एक्सपैंड करना पड़ेगा उस चीज को, और ये आपका 150 कैरेक्टर से ज्यादा हो चुका था तो इसको थोड़ा लेस करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट जो है आप रेडी कर सकते हो। ये मैंने वर्ड में रखा है, बट कभी भी किसी को दो तो पीडीएफ में कन्वर्ट करके दो, और कितना भी अट्रैक्टिव बना सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंडेंसी रखता है। तो यहाँ पे आपका ऑन पेज एसईओ टोटली कंप्लीट होता है। मैम कोई, उसे हाँ ग्रुप में बोलिए। लिंक कर दूंगी क्या?
ये एसईओ वाला क्या ये? यस मैम। एक सेकेंड, आपका कहाँ? ये लिंक भी कर दे क्या एसईओ ऑप्टिमर का, अगर आप कहो आप लोग को, तो हम एक सेकेंड दोनों ही कर देते कर हैं। दीजिए। स्क्रीमिंग फ्रॉग आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। स्क्रीमिंग फ्रॉग एप्लीकेशन है, आपको वो डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने अपडेट कराया था, मेरे में विंडोज 8 था तो मैंने उसको अपडेट कराया था, तो मेरे से वो हट गया है। बट हाँ, ऑनलाइन के लिए बेस्ट यही है एसईओ ऑप्टिमर। और ये भी आपको थोड़ा सा आगे चल के पेड में ये आ जाता है कुछ सर्टेन यूज के बाद। आप एक दिन में हार्डली इसको 3 बार ही यूज कर सकते हो, पर डे 3 टाइम्स ही। पेड में आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो, बट फ्री में आप एक दिन में 3 या 4 ही बार यूज कर सकते हो इसको, उससे ज्यादा नहीं यूज कर सकते हो। ऊबर सजेस्ट में भी ऑडिट का ऑप्शन आता है, तो सेम ही होगा ना वो? दोनों सेम होगा, बट उबर सजेस्ट से ज्यादा अच्छा ये वाला है। ये एसईओ ऑप्टिमर आपका, एसईओ ऑप्टिमर ज्यादा अच्छा है, उबर सजेस्ट से ज्यादा अच्छा। उबर सजेस्ट कीवर्ड के लिए अच्छा है, बट एसईओ ऑप्टिमर उससे भी ज्यादा है, मतलब बहुत अच्छा है एसईओ ऑप्टिमर। और अगर आपको थोड़ा वैसे जाना है तो स्क्रीमिंग फ्रॉग, मतलब इसलिए भी आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। स्क्रीमिंग फ्रॉग अच्छा है, बट उसके हम मेरा ना सजेशन करने का एक प्रॉब्लम बस ये है कि उसका लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा है। मतलब उस अगर आपको उसको ऑप्टिमाइज करना है ना किसी वेबसाइट को, तो आधा घंटा पहले उसको ओपन करने के लिए आप लगा दो लैपटॉप में। तो उसका बस ये वाला बस एक प्रॉब्लम है, बाकी ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। वो डेटा आपको सारा दे देगा, बट एक वही वाला थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है वहां पे। ये पीडीएफ में नहीं है, आपको पीडीएफ वर्ड चलेगा ना आप लोगों को, कि पीडीएफ में ही कन्वर्ट करके दे आप लोग को? वर्ड में भी दे सकते हो। दे सकते हैं ना, हाँ तब ठीक है। ये सब हो गया। तो ये वाला है, मतलब ऐसे तो आपको बहुत मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि ऊबर सजेस्ट आपको देता है, बट ऊबर सजेस्ट इतना ज्यादा मतलब अभी तो उतना डिमांडिंग में आया नहीं है। ज्यादातर में यही वाले मतलब चलते हैं, इस वजह से स्क्रीमिंग फ्रॉग भी बहुत लोग यूज करते हैं जिनको हैबिट है यूज करने की। एसईओ ऑप्टिमर है, वो रैंक है। और ये कुछ पेड वाले हैं, मतलब ये कुछ पेड वाले हैं। और एक एक्सटेंशन आता है एसईओ क्वैक करके, एसईओ क्वैक। मतलब मुझे तो इतना फ्रेंडली नहीं लगता, बट इनके सबका अपना अपना चॉइस होता है, उस पर डिपेंडेंसी रखता है। बट ये एक क्रोम एक्सटेंशन है, ये आपका क्रोम एक्सटेंशन है। तो आप ये रख सकते हो मतलब अपने यहाँ पे, और सिंपली इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जाइए और यहाँ सर्च करिए एसईओ क्वैक क्रोम, सॉरी, एक्सटेंशन, एंटर। ये आपका आ जाएगा, इसको अपने उसमें पुट कर लो आप क्रोम में। तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये डिटेल्ड नहीं देता, एसईओ ऑप्टिमाइज ऑप्टिमर जैसा डिटेल्ड नहीं देता, बट बेसिक चीजें आपको दे देता है। ऐड टू क्रोम, ऐड टू एक्सटेंशन। तो ये आप यूज कर सकते हो एक स्टैंड बाय के लिए, तो ये अच्छे हैं। मतलब मुझे तो ये मतलब अच्छा लगता, सबसे अच्छा तो एसईओ ऑप्टिमर ही लगता है। तो बाकी ये आप लोग की चॉइस है कि आपको उबर अच्छा लग रहा है, किसी को लग सकता है, अगर समझ में आ रहा है तो उबर भी सबके लिए अच्छा है, बट डिपेंडेंसी रखता है। एसईओ को एक आप एक्सटेंशन के लिए रख सकते हो कि अगर आपको कभी चेक करना हुआ किसी के लिए तो उसके रिगार्डिंग के लिए। और एक आपका वो हो गया, क्या बोलते हैं, स्क्रीमिंग फ्रॉग, स्क्रीमिंग फ्रॉग ये आपका हो गया यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आपका एसईओ आ जाएगा ये। तो ये आपको दे देगा सारी चीजें, बैकलिंक्स कितनी है क्या है। जैसे आपके उस पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो ये सारा डेटा दे देगा उस जगह पे। लेकिन ये डिटेल, जैसे मैंने बोला, ये डिटेल्स नहीं देता है उस चीज के लिए, बिल्कुल भी नहीं देता है। डिटेल्स सिर्फ आपको अच्छे तरीके से वो दे सकता है एसईओ ऑप्टिमर। तो यहाँ पे ऑन पेज कंप्लीट। नेक्स्ट मिलेंगे तो हम लोग ऑफ पेज 1 डे टॉपिक है, बिकॉज ऑफ पेज इतना वैसा नहीं है। ऑफ पेज बस हम लोग इसलिए सीखते हैं
कि समहाउ कहीं ना कहीं हम लोग प्रमोशंस के लिए सीखते हैं, तो ऑफ पेज हम लोग फिर नेक्स्ट सैटरडे सीखेंगे, ठीक है। कोई डाउट या कुछ भी ऐसा जो लग रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे ऑन पेज डन होता है अपना। नो मैम, नो डाउट। ठीक, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय।